हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, मैं आज के वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लेकर के हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं। हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे हमारी जो तैयारी कितनी अच्छी तरह से हो पाई है, हमारा जो कॉन्सेप्ट कितना अच्छा से क्लियर हो पाया है। इस PYQ को क्वेश्चन को करने से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डील करने से आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छे से हो सकी है। आइए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। आपको सॉल्व करने से पता चल जाएगा कि आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं। अगर अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो आपकी जो सफलता निश्चित है। कम मार्क्स बन रहे हैं तो आपको थोड़ा मेहनत भैया करना पड़ेगा। आइए हम इस वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं और हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हमारा पहला प्रश्न कहता है कि बच्चों के विकास का क्रम अमूर्त से मूर्त की ओर होता है। बिल्कुल नहीं। सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। बिल्कुल सही बात है। पैरों से सिर की ओर होता है। बिल्कुल गलत। हाथ पैर से केंद्र की ओर होता है। बिल्कुल गलत। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होता है। दोस्तों, मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि आप भी इस क्वेश्चन को आप खुद आप सॉल्व करते जाइए और आपको ये भी देखना है कि हम जो बता रहे हैं और आप जो सोच रहे हैं दोनों एक दूसरे से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं मैच कर रहा है तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी में कुछ कहीं न कहीं कमी है। तो आपको भी चूज करते रहना है और पढ़ते रहना है। तो आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 आता है। कथन ए कहता है कि वह बच्चे जो उच्च आय वाले परिवार से हैं उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं जो निम्न आय वाले परिवारों में से है। तर्क आर कहता है कि बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है तथा बचपन में बहुत विविधता है। ये कह रहा है सही विकल्प चुनने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों ऑप्शन आपको सही ही लग रहा है। पढ़ने में आपको पता चल रहा है कि दोनों पॉजिटिव ही है और व्याख्या भी कर रहा है। तो आपका ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की, इसलिए आपका ऑप्शन संख्या 1 सही है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 3 नंबर प्रश्न कहता है भैया कि एक बच्चा पहले अपने हाथ से बॉल जैसी बड़ी चीज़ों को पकड़ना सीखता है, उसके बाद चिमटी पकड़कर इस्तेमाल करके एक मटर उठाना सीखता है। तो यह उदाहरण विकास के किस क्रम को दर्शाता है? आप समझ लीजिए। पहला ऑप्शन दिया है शीर्षगामी, दूसरा दिया है समीप दुराभिमुख, तीसरा दिया है साम्य धारण, चौथा दिया संरक्षण। आप सोच लीजिए कि पहले कह रहा है कि हाथ से बड़ी चीज़ों को पकड़ना सीखता है, ठीक है, और आगे कहता है उसके बाद चिमटी पकड़कर इस्तेमाल कर चिमटी पकड़ का इस्तेमाल करके एक मटर उठाना सीखता है। तो आपका ऑप्शन शीर्षगामी तो होगा नहीं, समीप दुराभिमुख होगा, साम्यधारण नहीं होगा, संरक्षण भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन संख्या 2 सही है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं और आप भी कंटिन्यू जो है सारे प्रश्न को उत्तर करते जाइए और नोट करते जाइए ताकि आपको भी पता चलेगा कि हमारा प्रश्न कितना सही हुआ है। हाँ, जब आप पूरा प्रश्न कर लेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में आपका अपना आंसर जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हमें भी पता चलेगा कि हमारे समूह में रह करके हमारे जितने भी भाई हैं और उनकी तैयारी कितने अच्छे हो पाई है उसको भी हमें देखना है। तो भैया अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न कहता है, कथन ए कहता है कि बच्चे अपने समाज के बारे में जानकारी, कौशल, मूल्य और रीतियाँ केवल अभिभावकों से ही सीखते हैं। ठीक है, ये तो बिल्कुल गलत है। भाई अभिभावकों से क्यों सीखेगा अकेले? वो तो परिवेश से सीख सकता है, विद्यालय से सीख सकता है। आइए अगला कहता है, तर्क आर कहता है कि बच्चों का समाजीकरण एक सरल रैखिक प्रक्रिया है। रैखिक प्रक्रिया भैया क्यों है? ये तो दोनों गलत है भाई। अब देख लीजिए ऑप्शन जिसमें दोनों गलत होगा वही होगा। आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका हो जाता है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। हमारा भैया 5 नंबर प्रश्न कहता है कि किस अवस्था में बच्चे वस्तु अस्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं परंतु ये नहीं समझ पाते हैं कि क्रियाएं परिवर्तनीय है और उनके निर्णय चीज़ों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। संवेदी संवेदी चालक हो जाएगा। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक। आप सोच लीजिए कि इसमें से कौन सा होगा। आपका भैया ऑप्शन 2 नंबर आपका सही है।
पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में ही बच्चे वस्तु अस्थायित्व की समझ तो पा लेते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते हैं कि क्रियाएं परिवर्तनीय है या नहीं है। ये पूर्व संज्ञानात्मक की चर्चा है, क्योंकि आप जान रहे हैं 2 से 4 वर्ष की अवस्था में ये सारे प्रॉब्लम होता है। आइए हम 6 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और 6 नंबर हमारा प्रश्न भैया कहता है कि पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था के बच्चे के लिए शिक्षक को मूर्त संसाधनों और बहुत सी दृश्य सरल सामग्री का उपयोग करना चाहिए। जटिल पदानुक्रमिक संबंधों को दिखाते हुए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। अमूर्त समस्याओं पर काम करने के लिए कहना चाहिए। चौथा कह रहा है परिकल्पनात्मक सोच वाली वस्तुओं को सुलझाने के लिए मौके मुहैया कराने चाहिए। तो भैया आप देख लीजिए, पूर्व संज्ञानात्मक की चर्चा है और पूर्व संज्ञानात्मक के हिसाब से आप देख लीजिए क्या है। बच्चे शिक्षक से क्या जटिल तो होगा नहीं भाई, इसमें तो जटिल दे रखा है, 2 नंबर तो होगा नहीं। अमूर्त समस्या पर काम करने के लिए कहना, भाई क्यों कहेंगे, ये पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था के बच्चे हैं, अमूर्त के चिंतन कैसे करेगा। परिकल्पना सोच वाली समस्याओं को सुलझाने के लिए मौके मुहैया करना चाहिए, ये भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन संख्या 1 सही है, क्योंकि मूर्त संसाधनों पर जैसे इसमें ऑप्शन दे रखा है कि मूर्त संसाधनों और बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि पूर्व संज्ञानात्मक बच्चे 2 से 7 वर्ष के बच्चे अगर उसको दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग कराएंगे तो निश्चित तौर पर अच्छे से सीख पाएंगे। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 7 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से पार का सही उदाहरण क्या है। पार का मतलब क्या होता है आप समझ लीजिए। सवालों के जवाब बताना नहीं, संकेत में मिसालें देना बिल्कुल सही, भौतिक पुरस्कार देना बिल्कुल गलत, उद्दीपन प्रतिक्रिया के अनुकूलन को सक्रिय करना ये भी गलत है। आपका ऑप्शन संख्या 2 सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 8 नंबर प्रश्न कहता है कि लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि सीखना केवल ज्ञान का अवशोषण है। सीखना केवल ज्ञान का अवशोषण है। और अगला कहता है कि सीखना इनाम के प्रति एक नियंत्रित प्रतिक्रिया है। तीसरा कहता है ज्ञान को शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को निष्क्रिय तरीके से पोषित किया जा सकता है। चौथा कहता है ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने और दूसरे की मदद करने में है। आप समझ लीजिए किसमें क्या है। यहाँ केवल लगा हुआ है, नेगेटिव की पहचान ये तो होगा ही नहीं। तीसरा में निष्क्रिय है, दूसरा में क्या कह रहा है सीखना इनाम के प्रति नियंत्रित प्रतिक्रिया। भाई इनाम क्यों देंगे, ये भी गलत है। इसलिए लेव वाइगोत्स्की का मानना है कि ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने और दूसरों की मदद करने में है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। आइए हम अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 9 नंबर प्रश्न कहता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क करते हैं कि मानवाधिकार और न्याय सबसे जरूरी है, भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ क्यों न हो। मतलब सामाजिक कानून के खिलाफ हो। आइए हम देखते हैं 9 नंबर में क्या सही है। आज्ञा पालन एवं दंड अभिन्यास बिल्कुल नहीं। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिन्यास ये भी नहीं। तीसरा कहता है अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास ये भी नहीं। चौथा कहता है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास बिल्कुल सही। आपका चौथा नंबर भैया सही होता है। आइए हम अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 10 नंबर प्रश्न कहता है कि एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम, जो प्रगतिशील कक्षा है उसमें अधिगम का एक सरल प्रक्रिया है। क्या सरल प्रक्रिया है? जब प्रगतिशील कक्षा है तो सरल प्रक्रिया होगी। एक सामाजिक प्रक्रिया है ये तो होगा ही। केवल औपचारिक अनुदेशन द्वारा ही हो सकता है, ये नेगेटिव है भैया। आप समझ लीजिए, आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आप क्वेश्चन का आंसर नहीं समझ पाते हैं तो पिछले वीडियो में हमने निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड वाला जो टैग होता है, टैग के सहारे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही कर पाएंगे। उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हम इतना जानते हैं, आप इतना हमें विश्वास है कि अगर वो वीडियो आप देख लेंगे तो उस वीडियो के माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन में अगर पॉजिटिव जैसा लग रहा है उसमें नहीं कि या नहीं हो गया, बाधक हो गया, ये कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है। अगर हाँ में जवाब पूछ रहा है तो आपका ऑप्शन भी हाँ में ही होगा। लेकिन हाँ इतना बताना चाहूँगा कि बच्चे को नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर मैं हाँ में है तो बच्चे को नुकसान नहीं है,
छात्र का नुकसान नहीं होना चाहिए, उसको अच्छा उसका परिवेश देना है, तभी आपका प्रश्न के हिसाब से आपका उत्तर सही हो पाएगा। अगर नेगेटिव में क्वेश्चन दे रखा है तो आपको नेगेटिव वर्ड ही आपको टैग का यूज करके आप ज़्यादा सही प्रश्न सही कर पाएंगे। आइए हम चौथा नंबर ऑप्शन को देखते हैं। परीक्षाओं पर प्रतिबंधात्मक है। क्या ये परीक्षा प्रतिबंधात्मक होगा? ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, और एक सरल नहीं है, ये एक सरल प्रक्रिया बिल्कुल नहीं है, इसलिए एक सामाजिक प्रक्रिया होगी। आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। आइए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और हमारा 11 नंबर भैया प्रश्न कहता है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए सही कह रहा है कि गार्डनर साहब ने कौन सा कथन को सही माना है। तो इसमें देखते हैं कि बुद्धिमत्ता और परिपोषित एवं विकसित नहीं किया जा सकता है, ये तो नहीं की चर्चा है, तो गलत है। हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती है, बिल्कुल सही है। हर व्यक्ति में तो विविध प्रकार की तो होती हैं बुद्धि, सभी की बुद्धि एक तो समान तो होती नहीं है, सबकी बुद्धि अलग अलग तरह का होती है। अगला कहता है उपलब्धि बुद्धिमत्ता का सफल पैमाना है, ये भी ठीक ठाक लेकिन उतना अच्छा नहीं है। एक खास वर्ग के व्यक्ति दूसरे वर्गों के व्यक्तियों से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, ये भी है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि सबसे बेस्ट आपको आंसर देखना है कि हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती है, क्योंकि हार्वर्ड गार्डनर साहब ने बुद्धि पर ही उन्होंने परिभाषा दिया है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। आइए हम 11 नंबर आपका कंप्लीट हो गया है, और 12 नंबर प्रश्न की ओर भैया बढ़ते हैं। और 12 नंबर हमारा प्रश्न कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और मातृभाषा घर की भाषा। एनईपी 2020 क्या कहता है? मातृभाषा पर ज़्यादा बल दिया है, घर की भाषा पर। आपका हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और कोई भी भाषा हो उस पर बल नहीं दिया है, और उसी को मानता है प्राथमिक स्तर पर। कह रहा है कि भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित, यही है एनईपी 2020 जो है मातृभाषा पर बल देती है। इतना तो आप जान लीजिए, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 13 नंबर प्रश्न कहता है कि बैठने की व्यवस्था में लचीलापन अधिगम कर्ता का समूह में कार्य करना किस कक्षा कक्ष की विशेषता है? व्यवहारवादी कक्षा कक्ष, सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष, शिक्षक केंद्रीय कक्षा कक्ष, पाठ्य पुस्तक केंद्रीय कक्षा कक्ष। आप देख लीजिए इसमें कौन सा सही है। बैठने की व्यवस्था में लचीलापन अगर लाना है तो अधिगमकर्ता का समूह में किस प्रकार का होना चाहिए? कक्षा कक्ष की विशेषता क्या होना चाहिए? सामाजिक संरचनावादी होना चाहिए। व्यवहारवादी से आपका कैसे होगा भाई? शिक्षक केंद्रीय कक्षा कक्ष से कैसे होगा? पाठ्य पुस्तक से भी नहीं होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। आइए हम 14 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और हमारा 14 नंबर प्रश्न कहता है किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखने में मदद करता है? देखिए इसमें क्वेश्चन पॉजिटिव में है कि ध्यान की कह रहा है, तो आइए हम देखते हैं। ऑप्शन कहता है कि मानकीकृत और एक समान। भाई ये तो बिल्कुल है, मानकीकृत एक समान क्यों देखेंगे? पूरी तरह से परीक्षाओं पर केंद्रित, ये भी गलत है। पूरी तरह से पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित, बिल्कुल गलत बात है। संलग्न और संदर्भित, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 15 नंबर भैया प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? रटने की क्षमता का परीक्षण, बिल्कुल गलत। रटने पर तो वो बिल्कुल विरोध कर रहा है। पुनरुत्पादन एवं याद करने की क्षमता को नापना, ये भी गलत है। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया मदद करना, बिल्कुल सही। पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के मापदंड बताना, ये बिल्कुल गलत, क्योंकि तुलना भैया आपका निगेटिव वर्ड की पहचान है। याद करना आपका नेगेटिव वर्ड की पहचान है। रटना ये भी नेगेटिव वर्ड की पहचान है। और क्वेश्चन आपको हाँ में पूछ रहा है, इसमें नेगेटिव की कोई चर्चा नहीं है, इसलिए पॉजिटिव की चर्चा, और पॉजिटिव वाला ही आपका आंसर, आपका तीसरा आपका सही होता है। ठीक है, आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा भैया 16 नंबर प्रश्न कहता है समावेशन का क्या अर्थ है? समावेशन का क्या अर्थ है? सभी विद्यार्थियों का उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना। अगला है अनुचित प्रयास और अलगाव पैदा करने वाली बाधाओं को अनदेखा करना। तीसरा कहता है भेदभाव को बढ़ाना देना और मतभेदों के प्रति असहिष्णुता रखना। चौथा कहता है भागीदारी और जुड़ाव के असमान अवसर। भैया आप देख लीजिए इसमें सारे में आपका जो हमने घेरा लगाया है ये नेगेटिव टैग की पहचान है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ
कि आप अगर सही ज़्यादा प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित तौर पर हमने पिछले वीडियो में निगेटिव टैग वर्ड और पॉजिटिव टैग वर्ड का हमने वीडियो बना दिया है। उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। जो कर पाते हैं तो आप निश्चित तौर पर सारे प्रश्न को आप करते जाइए। आपका प्रश्न ज़्यादा सही होता है तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन है। कम सही हो पा रहा है तो आपकी थोड़ी कमी है, उस कमी को दूर करने के लिए निगेटिव टैग और पॉजिटिव टैग का यूज कीजिएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सही प्रश्न आप सही कर पाएंगे, क्योंकि आपकी परीक्षा बिल्कुल नज़दीक है और कम समय में परीक्षा में आपका निगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड जो होता है वही ट्रिक आपका सही काम करेगा, वही आपका रामबाण का काम करेगा। ठीक है, आइए इसका ऑप्शन जो आपका 1 नंबर सही है। ठीक है, सभी विद्यार्थियों का उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना। आइए हम 17 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा भैया 17 नंबर प्रश्न कहता है कि विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? हर विद्यार्थी को पहचानें और उसका सम्मान करें। प्रभुत्वशाली समूहों के अनुभवों को प्राथमिकता है। शिक्षण की सामग्री में विविधता शामिल करें। कक्षा में सांस्कृतिक संवेदनशीलता का अभ्यास करें। आप इसमें सोच लीजिए इसमें कौन सा सही है। आपको 2 सेकंड समय देते हैं, उसके बाद हम इसका ऑप्शन का जो सही आंसर होगा उसको बताते हैं। आपका ऑप्शन संख्या 2 सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 18 नंबर भैया प्रश्न कहता है कि डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा हुआ है? पढ़ना, गायन, सोच, चलना। भाई डिस्लेक्सिया क्या है? डिस्लेक्सिया तो पढ़ने का जो अक्षमता होता है, पढ़ने से विकार जो उत्पन्न होता है, जो पढ़ने में किसी को परेशानी होती है वो डिस्लेक्सिया से शिकार है। इसलिए आपका ऑप्शन संख्या 1 सही है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 19 नंबर प्रश्न भैया कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों का समावेशन सुनिश्चित करने में प्रभावी होगा? पहला ऑप्शन कहता है अभिव्यक्ति के लिए केवल निश्चित विधा को अनुमति दें। दूसरा कहता है विफलता का आरोपण क्षमता की कमी को माने। तीसरा कहता है बहुत लंबे और बारंबार दत्कार दें। चौथा कहता है सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प प्रदान करें। भैया आप देख लीजिए जो हमने घेरा लगाया है सारा नेगेटिव टैग वर्ड है कि बच्चे को आपको नुकसान नहीं पहुंचाना है, बच्चे को हमेशा आगे बढ़ाना है। अगर बच्चे को केंद्र में आप रखेंगे तो आपका प्रश्न ज़्यादा आपका सही होगा। अगर क्वेश्चन आपका पॉजिटिव में हो तब, अगर क्वेश्चन आपका नेगेटिव में है तो आप बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर पॉजिटिव में होगा तो आपको बच्चे की भलाई के लिए आप जितना आगे बढ़ा सकते हैं। जो बेहतरीन आपका आंसर होगा वही आपका सही होता है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 20 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रतिभावान विद्यार्थी जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित कर लेते हैं। बिल्कुल सही है। अपने आयु स्तर से नीचे के प्रश्नों को हल करने में असमर्थ होते हैं। ये तो भाई वो असमर्थ क्यों होगा? क्योंकि प्रतिभावान विद्यार्थी है, इसलिए ये गलत है। सरल और आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति रखते हैं। चौथा कहता है मैं मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है। ये तो गलत है। आप देख लीजिए कि आप 1 और 3 में सबसे बेहतर सही कौन सा है? आपका ऑप्शन संख्या 1 भैया सही है। आपको सबसे बेहतर आंसर आपको चूज करना है। आइए हम 21 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 21 नंबर प्रश्न कहता है कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए डैश करना चाहिए। प्रोत्साहित करना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए, दंडित करना चाहिए, अवरोध करना चाहिए। अनदेखा तो करेगा नहीं, दंडित तो करेगा नहीं, अवरोध भी नहीं करेगा, प्रोत्साहित करना चाहिए। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 22 नंबर भैया प्रश्न कहता है कि विद्यार्थियों को हाल ही में सीखे गए संप्रत्यय पर विस्तारण में मदद करते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? विभिन्न उप संप्रत्ययों के बीच संबंधों को क्रियान्वित करना, संप्रत्यय के उदाहरण और गैर उदाहरण बनाना। भाई गैर उदाहरण तो होना नहीं चाहिए। अधिग्रहित जानकारी को नई समस्याओं पर लागू करना। चौथा कहते हैं बोर्ड पर लिखना और विद्यार्थियों से इसे बिना समझे नकल करने के लिए कहना। कह रहा है बचने की चर्चा कर रहा है ना, नेगेटिव है, इसलिए आपको नेगेटिव आपको यही देखना है। ठीक है, आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और हमारा 23 नंबर भैया प्रश्न कहता है कि किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करके विद्यार्थियों की विफलता को कम किया जा सकता है जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो,
जो अत्यधिक चुनौतीपूर्ण और जटिल हो, जो उनके दैनिक जीवन के लिए अप्रासंगिक हो। चौथा कहता है जो अमूर्त से सरल की ओर बढ़ते हों। इसमें कौन सा होगा भाई? इसमें आपका जो हो जाएगा जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो। दूसरा कहता है जो अत्यधिक चुनौतीपूर्ण और जटिल हो, जो उनके दैनिक जीवन के लिए अप्रासंगिक हो। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, चुनौतीपूर्ण नहीं होगा। और ये आपका ऑप्शन संख्या 1 सही है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 24 नंबर भैया प्रश्न कहता है कि सार्थक सीखने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? कक्षा में प्रतिस्पर्धी संस्कृति का विकास करना। दूसरा कहता है बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना। भाई बिल्कुल सही है। जानकारी को पृथक खंडों में प्रस्तुत करना। ऐसे उदाहरण देना जो विद्यार्थियों को सामाजिक संदर्भ में संबंधित नहीं है। भाई ये तो आपका सारे निगेटिव है। ठीक है, आपका ऑप्शन संख्या 2 सही है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 25 आ गया है और 25 नंबर प्रश्न कहता है कि विद्यार्थियों को नए संप्रदाय पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? भाई ये निगेटिव है, आपको निगेटिव टैग वर्ड का यूज करना है और आपको ऑप्शन को चूज करना है। देखते हैं, उन्हें दिए गए उदाहरणों में से सामान्य गुण खोजने के लिए कहें। ये तो भाई पॉजिटिव है, आपको निगेटिव देखना है। उस संप्रदाय से संबंधित गैर उदाहरण प्रस्तुत करें। और तीसरा कहता है कि पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें फिर सरल की ओर बढ़ें। चौथा कहता है नई जानकारी को पिछले ज्ञान से जोड़ना। ये तो आपका सारे आपका पॉजिटिव है। आपका क्या है पहले कह रहा है जटिल अवधारणा को। भाई जटिल देंगे तो फिर कहता है सरल देने के लिए। भाई पहले तो अब सामान्य देंगे यानी सरल देंगे तब तो अब जटिल देंगे तभी तो कर पाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होता है। आइए हम 26 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और भैया 26 नंबर हमारा प्रश्न कहता है कि विशिष्ट जानकारी के असमान पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है कि इस कार्य में किन संकेतों ने अपनी मदद की। ऐसा करने से विद्यार्थी डैश का विकास कर रहा है। पहला ऑप्शन कहता है विलंबित नकल। दूसरा कहता है आत्मकेंद्रीयता। तीसरा कहता है अधिसंज्ञान। चौथा कहता है अति औचित्य। इसमें आपका जो हो गया ऐसा करने से विद्यार्थी को संज्ञान का विकास होगा। ऑप्शन संख्या आपका 3 सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 27 नंबर प्रश्न आ गया है और 27 नंबर प्रश्न कहता है कि लक्ष्य प्राप्त करने के चरण निर्देश को डैश कहा जाता है। कलन विधि कहेगा कि स्वतः शोध प्रणाली कहेगा, साधन लक्ष्य विश्लेषण कहेगा कि स्मृति सहायक विधि कहेगा। कि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए चरण जो दर होता है उस निर्देश को कहा जाता है भैया आपका कलन विधि। आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। आइए हम 28 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 28 नंबर भैया प्रश्न कहता है कि विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियां उनके बारे में क्या बतलाती है? भ्रांतियां क्या बतलाती है? अत्यंत गलत और तर्कहीन सोच प्रक्रिया। ये तो बिल्कुल गलत है। अत्यंत उच्च क्रम की भावनात्मक और बौद्धिक क्षमताएं। भाई ये भी नहीं होगा कि भाई उच्च क्रम की भावना क्यों रखेंगे। अवधारणाओं के बारे में भोली और सहज समझ। भाई सहज समझ की चर्चा है इसलिए आपका क्वेश्चन को पॉजिटिव में देखना है। और क्वेश्चन क्योंकि पॉजिटिव में है तो इसलिए ऑप्शन को भी पॉजिटिव में देखना है। मैं बार बार कहता हूँ जिस तरह आपका क्वेश्चन कह रहा है अगर पॉजिटिव में तो पॉजिटिव ही देखना है, नेगेटिव में है तो नेगेटिव ही देखना है। अगला कहता है गंभीर संज्ञानात्मक कमियों और तंत्रिका संबंधी विकार। भाई विकार दिया है भाई इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। आइए हम अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 29 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विद्यार्थियों में गर्व का उदाहरण बन सकती है? जब असफलता का कारण स्वयं को माना जाता है। ये तो गलत है। गर्व की बात होगी तो असफलता को कारण का जो स्वयं को मानेंगे तो कैसे होगा गर्व होगा। ये तो गलत है। जब असफलता का कारण दूसरों को माना जाना ये भी गलत है। जब सफलता का कारण स्वयं को मानना ये तो बिल्कुल सही भाई। जब असफलता रहेगी तो हम स्वयं को मानेंगे। जब सफलता का कारण दूसरे को माना जाना ये तो गलत है। इसलिए ऑप्शन संख्या आपका 3 सही है। और हमारा जो आज का आखिरी प्रश्न भैया आ गया है क्योंकि आज का वीडियो में हमने 30 ही प्रश्न की चर्चा किया था। तो हमारा आखिरी प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? आंतरिक मतलब अंदर की प्रेरणा। आइए हम देखते हैं अंदर की प्रेरणा क्या है। मुझे पढ़ाई करनी चाहिए
क्योंकि ये संप्रदाय की समझ बनाने के लिए जरूरी है। बिल्कुल सही है। मुझे शिक्षक द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन करना चाहिए। भाई दंड की चर्चा नेगेटिव टैग वर्ड है, इसलिए गलत है। मुझे प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना चाहिए, ये भी ठीक ठाक है, लेकिन प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए कह रहा है कि अध्ययन करना चाहिए प्रतियोगिता में। और चौथा कहता है मुझे अपने साथियों से प्रशंसा और प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना चाहिए। भाई साथियों की क्यों चर्चा करेंगे, मुझे पढ़ाई करने के लिए ये संप्रदाय की समझ बनाने के लिए ज़रूरी है और इसी से हमारी सब सारे का भलाई है। इसलिए आपका ऑप्शन संख्या 1 सही है। आज हमने आपके बीच जो 30 प्रश्न लाया था, आपने कितना प्रश्न सही कर पाया है आप इस कमेंट बॉक्स में, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा, ताकि हमें ये पता चलेगा कि हमारे समूह में रह के हमारे जितने भी मित्र हैं वो कितना प्रश्न को सही कर पाए हैं। और क्योंकि हम आपके बीच जो वीडियो लेकर आते हैं कुछ उद्देश्य से ही लेकर आते हैं, ताकि हमें पता चलेगा कि हमारे समूह में रह के कितना हमारे जो मित्र हैं कितने जुड़ के कितना अपना प्रिपरेशन कर पा रहे हैं। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको भैया आपको बहुत अच्छा लगा, ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक करने से हमें खुशी मिलती है, क्योंकि आप देखते हैं कि एक वीडियो बनाने में 20 से 30 मिनट समय लगता है। तो इसलिए इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे हमें ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी और हमारी मेहनत सार्थक हो। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।